Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of January 2023। 5 जनवरी 2023 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से वही रिक्वेस्ट फिर से, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा हमको, डेफिनेटली हमको ये पूरा भरोसा है, और आप लोग का ही सपोर्ट बस है हमारे पास, तो कीप डूइंग दैट। आई होप यू विल सपोर्ट अस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा तेज बनाएंगे। पहला सवाल है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी रिसेंटली इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? ऑप्शंस आर ए कनाडा, बी ऑस्ट्रिया, सी नीदरलैंड या डी कुवैत। बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ाया है मैंने 2 दिनों आपको। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी ऑस्ट्रिया। तो ये पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सावित्रीबाई फूले जी के रिगार्डिंग, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सावित्रीबाई फूले एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज एंड इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, शी एस्टैब्लिश्ड अ वुमेन राइट्स एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड भारत स्त्री महामंडल। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है, शी बिकेम अ प्रोलिफिक राइटर एंड पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड बावन काशी सुबोध रत्नाकर। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है सावित्रीबाई फूले के रिगार्डिंग। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। इसका आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज और इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के लिए काम किया। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हालांकि उन्होंने एक राइट एडवोकेसी, वुमेन राइट एडवोकेसी ग्रुप बनाया था, लेकिन उसका नाम था महिला सेवा मंडल। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत स्त्री महामंडल, वो नहीं था, महिला सेवा मंडल उसका नाम था। काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए पूछा जा सकता है। एंड तीसरा स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने बावन काशी सुबोध रत्नाकर लिखी है, एंड 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी दूसरे सवाल से। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू इंडियन साइंस कांग्रेस, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको पता है कल 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट हुई नागपुर महाराष्ट्र में, उसके रिगार्डिंग सम क्वेश्चन है। पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एनुअल गैदरिंग ऑफ रिसर्चर्स इन द कंट्री ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, द फोकल थीम ऑफ दिस ईयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ रिलायंस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनुअल गैदरिंग है रिसर्चर्स की कंट्री में, और ये ऑर्गेनाइज होती है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा ही। 1914 में ये बनी थी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो वेरी गुड स्टेटमेंट, एंड ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ रिलायंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इस साल की थीम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, आंसर विल बी ए, 1 ओनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, तीनों ही काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इनमें से जो फैक्ट्स आपको नए लगें वो आपने लिख लेना है, ठीक है ना। आज का सी सैट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी अ सी सैट क्वेश्चन ऑल्सो, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अगर स्टॉपेजेस को हटा दिया जाए तो स्पीड बस की 54 किलोमीटर पर आवर रहती है। अगर इस स्टॉपेजेस को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आपको सिंपल सा एक सवाल ये बताना है कि कितने मिनट के लिए बस स्टॉप हुई पर आवर। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है, करने की कोशिश करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस स्टॉपेजेस को हटा दिया जाए तो एवरेज स्पीड जो बस की स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और अगर स्टॉपेजेस को इंक्लूड कर लिया जाए तो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो सिंपल सा सवाल ये है कि आपको बताना है कि कितने मिनट के लिए बस स्टॉप हुई पर आवर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। मूव करते न्यूज एनालिसिस में पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की है वह है सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सेंटर ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, और लगभग 19,744 करोड़ रुपए निकाले हैं फॉर दैट, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि कंट्री को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है, जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को ग्लोबल हब बनाना चाहती है इन प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन का न केवल प्रोडक्शन करना है, यूटिलाइजेशन करना है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी करना है। द प्लान इज, देखो यहां लिखा हुआ है, द प्लान इज टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, decarbonize major sectors of Indian economy and turn the country into a global hub of production and export of green hydrogen and its derivative। तो ये as it is लिख लेना आप लोग।
कि फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करना है, डीकार्बनाइज करना है मेजर सेक्टर्स को, इसके अलावा ग्लोबल हब में कन्वर्ट करना है प्रोडक्शन के एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है फॉर यूज़ एज सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस लगती है, वाटर के को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो H2 और OT में ब्रेक करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका सोर्स अगर रिन्यूएबल एनर्जी है तो फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है ना। अब मान लो कोल का यूज़ किया तो वो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाती है, और मान लो कोल का यूज़ किया लेकिन उसमें आपने कैप्चर एंड स्टोर कर लिया उस कार्बन एमिशन को, तो फिर वो कहलाएगा आपका ब्लू एनर्जी, ठीक है ना, ब्लू हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और चीज़ याद रखना, एक दो टर्म्स हैं जो कई बार पूछ लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। एक टर्म है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR। ये एक्चुअली प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ग्रीन हाइड्रोजन कई बार निकाला जाता है, हाइड्रोजन कई बार निकाला जाता है। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग क्या है, या आपसे कोई पूछे ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग ATR क्या है, तो ये वही प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हाइड्रोजन निकाला जाता है, स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या फिर ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। इनमें ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन निकालने के लिए ही है बाय यूजिंग CO2, ठीक है ना। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग हो गया, ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जा सकते हैं आप लोग से, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स लिखे हैं आप लिख लेना। इंडिया करेंटली लैक कर रहा है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड इंडिया नीड्स चीप रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है पूरा रिन्यूएबल पे ही बेस्ड रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इसका प्रोग्राम का जो नाम है, इनिशियल आउटले जो रखा गया है, इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट रखा गया है। देखो लिखा है ना, साइट, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम, साइट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम इसको कहते हैं, साइट। तो इसको आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़। आगे मूव करते हैं। अपोजिशन टू कर्नाटकाज महादाई रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स माउंट्स इन गोवा। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि महादाई की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, कालसा एंड बंडूरी, याद रहेगा ना, कालसा एंड बंडूरी। तो कालसा एंड बंडूरी के पानी को कर्नाटका गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, शिफ्ट करना चाहती है टुवर्ड्स मालप्रभा, और मालप्रभा में शिफ्ट करके वो क्या करेंगे, उनके 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको पानी की जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपका बेलगावी भी है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ है, एक आपका गडग डिस्ट्रिक्ट है ना, गडग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पानी की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो आपका ये पानी है वो कलसा एंड बंडूरी से, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर, वहाँ से खींच रहे हैं। लेकिन महादाई इज़ ऑलरेडी अ डिस्प्यूट विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दिस कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो याद रखिए महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका के बीच में ऑलरेडी ये डिस्प्यूट चल रहा है महादाई रिवर का। तो इस कारण से अभी गोवा ने जो क्या किया है उसका अपोज किया है, ठीक है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट एंड गडग, चारों का नाम लिख लीजिएगा, धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट एंड गडग आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि हैं। एंड जो एक्टिविस्ट हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट, उनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट है इट विल डैमेज द एनवायरनमेंट इरिवर्सिबली। तो उनका कहना है कि ये जो डैम्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है डैम्स बनाएंगे तभी आप शिफ्ट करेंगे वाटर इधर से उधर करेंगे, तो उनका ये कहना है कि ये जो डैम्स बनाए जाएंगे इट विल बी क्रिएटिंग एन इरिवर्सिबल डैमेज इन द इन्वायरमेंट। एंड इसके अलावा एक्टिविस्ट ने ये भी कहा है कि दे आर राइटिंग लेटर टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू हाल्ट दिस प्रोजेक्ट। तो देखा जाएगा क्या होता है, बट दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो। आगे मूव करते हैं। ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री हिट बाय डेटा ब्रीच। तो आप सबको पता होगा ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है रेल यात्री का यूज़ आपने किया होगा कई बार रेलवे में ट्रेन को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है रेल यात्री के सिस्टम में। मैंने आपको क्यों बता दिया कि कई बार क्या होता है यूपीएससी जस्ट ऐसे फैक्ट पूछ लेता है कि रिसेंटली एक डेटा ब्रीच देखने को मिला, इनमें से कौन सी उसमें भी देखने को मिला, रेल यात्री, IRCTC ऐसे करके पूछ सकता है ना। तो याद रखिएगा रेल यात्री में हुआ, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सर्विसेज PMI शोज सर्ज इन दिसंबर, प्राइवेट सेक्टर आउटपुट ग्रोथ राइज टू 11 ईयर हाई। तो यहाँ पे जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हर महीने निकाला जाता है। पहले चीज़ तो आप याद रखिएगा PMI जो है हर महीने निकाला जाता है, और सर्विसेज के लिए अलग निकाला जाता है PMI, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग निकाला जाता है, ठीक है ना।
सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए निकाला जाता है और हर मंथ निकाला जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीएमआई सर्विसेज, ठीक है। अब पीएमआई सर्विसेज में जो सर्ज यानी इंक्रीज देखने को मिला है वो पिछले 11 मतलब ग्रोथ जो राइज हुई है प्राइवेट सेक्टर की इन द सर्विसेज पीएमआई, ये पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है, ठीक है ना। तो ये एक आपको चीज़ में इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता था। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है उसके पार्लेंस में 50 से ऊपर अगर स्कोर है, 50 से ऊपर का अगर स्कोर है तो वो एक्सपेंशन को शोकेस करता है, और 50 से नीचे का अगर स्कोर है तो वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो 50 से ऊपर का स्कोर क्या शो करता है, एक्सपेंशन, एंड 50 से नीचे का स्कोर क्या शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि फ्रंट पेज की न्यूज़ देख ली है, कल किसी ने कहा था कि क्रोशिया का मैप बता देना, तो मैं लेट मी शो यू द क्रोशिया मैप एज वेल। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ क्रोशिया। बस मैं थोड़ा अगल बगल के मेंबर्स दिखा दूँ आप लोग को, और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन से बेसिकली मतलब कौन कौन से वो हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर अगर देखें, क्रोशिया है, यहाँ पे ज़गरेब उसकी कैपिटल लिखी हुई है, और बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख ली तो यहाँ पे आपको स्लोवेनिया दिख रहा होगा, दिस इज़ स्लोवेनिया, दिस इज़ हंगरी, एंड दिस इज़ सर्बिया, एंड दिस इज़ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर टच कर रही हैं क्रोशिया के साथ, तो एक है स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया, ये स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया एंड बोस्निया हर्जेगोविना, ये कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई अपने को। दूसरी चीज़, यहाँ पे वाटर बॉडी जो है क्रोशिया के पास, वो है यहाँ पे एड्रियाटिक सी, मतलब एड्रियाटिक सी को भी ये टच करता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, एड्रियाटिक सी को टच करता है। एड्रियाटिक सी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इटली दिखेगा, तो यहाँ पे इटली और क्रोशिया के बीच में एड्रियाटिक सी है। ये थोड़ा इस तरीके से आप रेफरेंसेस बना करके याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जस्ट नीचे जब आप आएंगे इधर ओपन उसमें, तो ये मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखेगा, अगल बगल की कुछ चीज़ें भी याद रखेगा ताकि आपको याद रहे, जैसे कि आप याद रख सकते हैं ये। उसके बाद फिर बोस्निया हर्जेगोविना के बाद कोसोवो है, कोसोवो भी अभी हमने देखा था, है ना, कोसोवो का डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो हमने देखा था। मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है नीचे, है ना। इटली ज़रूर याद रखना, तो आपको याद रहेगा जस्ट रेफरेंस के लिए कि इटली के कितना दूर था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो फ्रंट पेज की काफ़ी सारी न्यूज़ आइटम्स थे आज, तो हमने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। आगे मूव करते हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स के लिए, देखते हैं क्या है। सो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे डिक्लेयर गंगा सागर मेला एज द नेशनल फेस्टिवल, ये ममता बनर्जी जी ने रिक्वेस्ट की है विद द प्राइम मिनिस्टर कि आपको गंगा सागर मेला को एक नेशनल मेला यानी कि नेशनल फेस्टिवल के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए। एंड गंगा सागर मेला कहाँ पे होता है, ये वेस्ट बंगाल में होता है, ये तो क्लियर हो गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। एंड गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल, इसको डिमांड चल रही है कि इसको नेशनल फेस्टिवल यानी कि नेशनल मेला के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। तेलंगाना जॉइंस फ्री राइस स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पे इनिशियल हिकअप्स के बाद अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल जॉइन द फ्री राइस स्कीम ऑफ द सेंटर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो सेंट्रल स्कीम आप सबको पता है विच हैज़ इन्विसाज्ड 5 kg ऑफ राइस पर हेड पर मंथ इन अ फैमिली टू 54.44 लाख NFSA कार्ड होल्डर्स इन द स्टेट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्सटेंड करेंगे स्कीम को टू एडिशनल 35.52 लाख कार्ड होल्डर्स एट इट्स ओन कॉस्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हम 35 लाख कार्ड होल्डर्स को खुद भी देंगे, है ना। तो 2 तरीके के कार्ड होल्डर्स हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है फ्री राइस का अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप सबको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो चल रही है, उसको और एक्सटेंड किया गया है। एंड द सेंटर क्या कर रहा था, तो सेंटर क्या कर रहा है कि देखो जो राइस सप्लाई होती है PDS, उसमें सब्सिडाइज्ड प्राइस होती है 3 रुपये पर kg की, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 2 रुपये हम खुद देंगे, एंड जो कॉस्ट रहेगी PDS में वो केवल 1 रुपये रहेगी, तो 2 रुपये वो खुद दे रहे हैं, ठीक है ना। राइस आप सबको पता है कि सेंट्रल स्कीम में राइस को 1 जनवरी से फ्री कर दिया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है 1 रुपये का जो एडिशनल कॉस्ट है राइस के ऊपर वो भी हम फ्री करेंगे, एंड 89.96 लाख कार्ड होल्डर्स को हम ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेटली जॉइंड दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा जिसका नाम है वलंथाकड़ आइलैंड टू मराडू के बीच का ब्रिज है। वलंथाकड़ आइलैंड टू मराडू, ये दोनों कोची केरला के ही हैं, तो याद रखिएगा कोची में ही है वलंथाकड़ आइलैंड, अगर आपको याद रखना है तो। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो आइलैंड है इसमें लगभग 50 शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज रह रही हैं, विच फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू द मेन लैंड। इस कारण से ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो वलंथाकड़ आइलैंड आप याद रखिएगा, वलंथाकड़ आइलैंड टू द कोची, तो ये टू मराडू, ये कोची में ही है एंड दिस इज इन केरला। यहाँ पर अगला जो न्यूज़ है वो है साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज़ नंबर गोज अप टू 175। तो यहाँ पे बर्ड सर्वे कंडक्ट हुआ था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। तो एक तो लोकेशन का क्वेश्चन हो गया कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में है। उसमें लगभग 141 बर्ड स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था अभी रिसेंटली। 17 वर न्यू। सो फार 175 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड हैव बीन स्पॉटेड इन साइलेंट वैली। अभी तक लगभग 175 स्पीशीज़ हैं बर्ड की जो कि आइडेंटिफाई की जा चुकी है इन द साइलेंट वैली। ठीक है ना, ये दिसंबर में सर्वे हुआ था एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कुछ बर्ड स्पीशीज़ के नाम भी हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे ब्राउन वुड आउल, बैंडेड बे कुकू, मालाबार वुड श्राइक, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार एंड लार्ज कुकू श्राइक। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ है, क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, येलो ब्राउन बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, इंडियन वाइट आई एंड यहाँ पे इंडियन स्विफ्टलेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी फ्लावर पैकर, ब्राउन चीक्ड फलवेटा, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, ग्रीनिश वार्बलर, कॉमन शिफ्राफ एंड टाइलर्स लीफ वार्बलर, शाहीन फैल्कन, नीलगिरी वुड पिजन एंड मालाबार विस्लिंग थ्रश। तो ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा अगर नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल एक क्वेश्चन आ सकता है वही कि इसमें से कौन ये स्पीशीज़ काहे की हैं, तो बर्ड्स की हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो एडिटोरियल पार्ट में हम एडिटोरियल देखेंगे वो है द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आप सबको पता है कि 1992 में पार्लियामेंट ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। 73rd से पंचायत एंड 74th से म्यूनिसिपैलिटीज़। इसके अलावा जो पावर है वो लोकल लेवल पे दी गई थी, है ना, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्लस म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, ये इस लेवल पे दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन का ये बहुत बड़ा एक्ट था जिसको कि पास किया गया। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारी कमिटीज़ बन चुकी थी उसके पहले, आपको याद होगा कि है ना, बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद LM सिंघवी कमेटी थी, बहुत सारी कमिटीज़ अलग अलग आपने देखी होंगी जिनका फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बट क्या ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये वैसे परफॉर्म कर सके हैं जैसा इनसे एक्सपेक्टेशन थी? तो ऑथर ने कहा नहीं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग द वे दे वर ऑट टू बी और दे वर थॉट टू बी एक्चुअली, है ना। तो क्यों लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, क्यों ये आइडिया आया, क्यों इसको रिव्यू किया जाए, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स सिंस गवर्नमेंट विद स्मॉलर ज्यूरिसडिक्शन कैन प्रोवाइड सर्विसेज प्रेफरेंस एज पर द प्रेफरेंसेज ऑफ द रेसिडेंट्स। अगर स्मॉलर गवर्नमेंट है तो आप रेसिडेंट्स को उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास इतना ज़्यादा मतलब आपको एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एज़ पर देयर प्रेफरेंसेस। तो ज़्यादा बेटर गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सेकंड ऑथर ने कहा है कि इट प्रमोट्स डीपर डेमोक्रेसी सिंस गवर्नमेंट दैट आर क्लोजर टू द पीपल अलाउ सिटीजन्स टू इंगेज विद द पब्लिक अफेयर्स मोर ईजिली। मतलब ये ज़्यादा डीपर डेमोक्रेसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट कौन से लोग होते, ये वही लोग होते जो वहाँ उन लोगों से काफ़ी करीब है ना, जो उन लोगों के करीब हैं। अब जब करीब के लोग ही आएंगे गवर्नमेंट में तो वो ज़्यादा बेटर उनके अफेयर्स को समझेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो ये एम थे बेसिकली, दीज वर द एम्स विच वर देयर एंड इन्हीं एम्स के कारण यहाँ पे इसको प्रमोट किया गया, है ना। दीज आर द थिंग्स विच यू विल अंडरस्टैंड।
अब यहाँ पे 73rd एंड 74th में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। जैसे सबसे पहली बात तो एक्सपेक्टेड है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको पावर देगी। अब वो पावर किससे संबंधित है? वो पावर है टैक्स कलेक्शन से संबंधित। अब देखो, बिना फाइनेंसेस के, बिना आपके मतलब ऑटोनॉमी के कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकती। ये आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कोई भी बॉडी तब तक काम अच्छे से नहीं कर सकती जब तक आपने उसको पावर नहीं दी है। अब वो पावर कैसे उनको मिलेगी? वो पावर डेफिनेटली उनको तब मिलेगी जब स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा मतलब जेब ढीली करते, थोड़ा उनको पावर देते, थोड़ा ऑटोनॉमी देते, टैक्स कलेक्शन का पावर देते। बट स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक तो छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन, विमेन के रिजर्वेशन एटलीस्ट 33%, इसके अलावा लोकल इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मिसिंग है। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग दिख रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस होने के बाद भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, स्पेशली जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो ऑपरेट करती हैं विद वेरी लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड वेरी लिमिटेड अथॉरिटी। तो ये जो सारी लिमिटेशंस हैं, ये जो सारे लिमिटेशंस एंड डिस्क्रिशंस हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको नहीं दिए हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स डिवॉल्व नहीं करेंगी पावर ऑफ लिविंग द लोकल टैक्सेस ऑल्सो, तो लोकल टैक्सेस की पावर अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी तो फिर लोकल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। दे नीड टू बी मेड सम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तभी जाकर के वो अच्छे से काम कर पाएंगी। एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आज तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो सक्सेस नहीं देखने को मिली है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। अभी ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है पटना हाई कोर्ट का। उसने रिसेंटली एक बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। तो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग माना जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2021 अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने बोला कि जो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉयज़ हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, पहले उनको अपॉइंट करने की पावर जो थी वो म्यूनिसिपैलिटी की स्टैंडिंग कमेटी के पास थी, लेकिन अब वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दी गई थी इस अमेंडमेंट के साथ। तो ये जो चीज़ थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कोर्ट ने और कहा कि नहीं, ये पावर आप लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे ही रखो। तो उन्होंने कहा कि ये पाथ ब्रेकिंग है, और अगर ये एटीट्यूड आ गया लोकल गवर्नमेंट के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा बेटर मतलब चल पाएंगे। जो ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर तरीके से चल पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। जल्लीकट्टू, अ कल्चरल प्रैक्टिस और अ क्रुएलिटी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि 2014 में एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस। और इस केस के बाद बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि आप सबको पता है कि जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगाया गया था। अब मेन जो जल्लीकट्टू में चीज़ देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि क्या वाकई में ये क्रुएलिटी करता है एनिमल्स के साथ, और क्या वाकई में एनिमल्स के पास भी एक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अथवा नहीं, या फिर ये एक कल्चरल राइट है अंडर आर्टिकल 29(1). तो अगर आर्टिकल 29(1) के अंदर रहा तब तो उसको बिल्कुल बैन हटाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है 5 जजेस की। और अगर ये ऐसा माना गया कि नहीं, उनके भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उतना ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो ऑब्वियसली आता है फिर उस केस में जल्लीकट्टू के बैन को कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत सारे आर्गूमेंट दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या आर्गूमेंट दिए हैं वो हम देख लेते हैं। उनका ये कहना है कि इट इज़ अ रिलीजियस कल्चरल इवेंट विच इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेंचुरीज ओल्ड है, सिंबॉलिक है कम्युनिटी आइडेंटिटी का, और ये मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, ये बिल्कुल सब लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा बैन अगर होगा तो इट विल बी व्यूड एज हॉस्टाइल टू द कल्चर एंड अगेंस्ट द सेंसिटिविटीज ऑफ द कम्युनिटी। जल्लीकट्टू इज अ टूल ऑफ कंजर्विंग द प्रीशियस इंडिजिनस ब्रीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड ट्रेडिशनल इवेंट डिड नॉट वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। ये जो रीजनिंग है ये स्टेट गवर्नमेंट ने दी है विद रेफरेंस टू दिस, है ना। तो ये आपको याद रखना है। पिटिशनर्स का ये कहना है कि लिबर्टी जो है वो केवल इंसानों की नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इनहेरेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग वेदर इट इज़ इन एनी फॉर्म, है ना, व्हाट्सोएवर। एक्सट्रीम क्रुएलिटी इन्फ्लिक्ट की जाती है टू द एनिमल्स एंड कोई भी तरीका नहीं है जिससे को जस्टिफाई किया जा सके जल्लीकट्टू को एट द पार्ट ऑफ द कल्चर एंड एज अ वेरी एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो ऐसा एसेंशियल प्रैक्टिस भी नहीं है रिलीजन की, ना ही एक तरीके से ऐसी प्रोसेस है जिसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स।
अभी हाई पावर्ड लद्दाख कमेटी बनाई गई है। तो 2 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट की एक हाई पावर्ड कमेटी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, है ना, एंड दिस वाज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब कमेटी क्या डिस्कस करेगी? इट विल डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट द रीजन्स यूनिक कल्चर एंड लैंग्वेज टेकन इनटू कंसीडरेशन इट्स ज्योग्राफिक लोकेशन एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। इट विल ऑल्सो strategize inclusive development and discuss issues related to the empowerment of Ladakh Autonomous Hill District Council of Leh and Kargil। तो ये एरियाज हैं जिन पे वो करेंगे डिस्कस एंड डिबेट। ये आप लिख भी लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि इन्होंने एक्चुअली डिमांड की थी 6 शेड्यूल में जाने के लिए। आप सबको पता होगा कि 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंतर्गत, जिसमें ऑटोनॉमी ट्राइबल पॉपुलेशंस को दी जाती है बाय क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और ये काउंसिल्स जो हैं ये कौन कौन से स्टेट में है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 4 स्टेट्स में ये हैं, ये आपको याद रखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने रेफरेंस दी उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये ऐड नहीं किया है कि इसमें 6 शेड्यूल का कोई जिक्र नहीं किया है उन्होंने। और ये कहा है कि आप देख लीजिए इन लोगों को, और इनकी मतलब इनके लोकल उसको यूनिक कल्चर को, इन सबको सेफ जरूर करना, लेकिन कहीं भी 6 शेड्यूल का रेफरेंस नहीं आया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इंडिया ट्राई टू डिफ्यूज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सिचुएशन। एस जयशंकर जी ने भी बताया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर जब हो रहा था इस तरह अटैक की बात, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कि कीव और मॉस्को के बीच में रिलेशंस को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। तो दैट वॉज द थिंग विच वॉज देयर, है ना, ये आप याद रखिएगा। एंड इसके अलावा आगे देखते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स फेल्ड बाय लैक ऑफ कोहेसिव लॉ। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि एसिड अटैक विक्टिम्स के आज भी बचाव इसलिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक कोहेसिव लॉ ऐसा मिसिंग है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। और ये कोहेसिव लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है। हालांकि इंडिया में अभी भी आईपीसी में एक अमेंडमेंट किया गया था 2013 में निर्भया कांड के बाद। इसमें कहा गया था कि कम से कम 10 साल की पनिशमेंट दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा अगर व्यक्ति इस तरीके के एक्ट में पकड़ा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एसिड इन इंडिया एक पॉइजन एक्ट 1919 के रेगुलेशन के अंदर रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति सेल करेंगे वो कुछ ही लोग रहेंगे, लाइसेंस इशू होगा ऐसे रिटेलर्स के लिए जो सेल कर सकेंगे, ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग खरीदेंगे उनकी फ़ोटो आइडेंटिटी लेनी है, उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड एज ऑफ लॉ, बट लोगों को अभी भी ये लॉ पता नहीं है, ये नियम पता नहीं है। बांग्लादेश का यहाँ पे एग्जांपल ज़रूर दिया गया है कि बांग्लादेश में आपको पता होगा कि द बांग्लादेश एसिड कंट्रोल एक्ट 2002 पहली बार आ गया था। और इसके अलावा क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2002 भी आया है विच रिस्ट्रिक्ट्स द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ एसिड इन द ओपन मार्केट। न केवल ये, ऑथर का यहाँ पे ये भी कहना है कि ब्लैंकेट बैन लगा देना चाहिए एसिड के ऊपर, केवल और केवल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको फ्री छोड़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं छोड़ना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। कैबिनेट पैनल क्लियर्स द अपग्रेड ऑफ प्रसार भारती। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि अब ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम लागू होगी। बाइंड स्कीम इसका नाम याद रखिएगा, बाइंड स्कीम, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। और ये स्कीम है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ प्रसार भारती। प्लस प्रसार भारती दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग को हम जगह जगह फैलाएंगे, जैसे कि जो रूरल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज़ हैं, इन जगहों पे हम दूरदर्शन को और प्रसार भारती को लेकर के पहुंचेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको न्यूज़ याद रखनी है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़ आइटम। So you can move ahead now. So that is it for the day friends. I hope you liked our video. इसके बाद आप बिल्कुल कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका चल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.